हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे क्लास 10 की जो NCERT है हिस्ट्री की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड उसमें हम जो है फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था हमने। तो उसमें जो है नेशनलिज्म के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो किस तरह से राइज होता है। तो उसके बाद में हम जो है इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे यूरोप में जो है नेशनलिज्म की जो भावना है, राइट, वो यहाँ पे राइज होती है। तो यूरोप के बारे में भी हमने जो है अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, कुछ वीडियोस में हमने जो है कवर किया है उसके बारे में। एंड जिसकी वजह से हम देखेंगे कि नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी की वजह से ही यहाँ पे दो स्टेट जो है वो अभी तक यूनिफाई हो चुकी हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, डेट इज द इटली एंड जर्मनी। उन दोनों के बारे में हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा है, राइट। तो इसी की यूनिफिकेशन को ही आगे लेके चलते हैं, जो कि नेशनलिज्म के ऊपर ही बेस्ड थी। तो हम बात करेंगे अबाउट द ब्रिटेन, राइट। अब ब्रिटेन के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से यूनिफाई होता है, राइट। सो ये जो है काफ़ी स्ट्रेंज केस था ब्रिटेन का, जो यूनिफाई होने का, एक नेशन स्टेट बनने का। सो द मॉडल ऑफ द नेशन, या फिर जो नेशन स्टेट एक्चुअल में होती क्या है, तो वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे बेस्ट नेशन स्टेट का एग्जांपल जो है वो ग्रेट ब्रिटेन को ही जाता है। सबसे बेस्ट जो थी वो ग्रेट ब्रिटेन ही हम बोल सकते हैं कि एक नेशन स्टेट थी, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि जर्मनी में बात की है, इटली में हमने यहाँ पे देखा है कि वहाँ पे कई सारे रेवोल्यूशन स्टार्ट होते हैं, सडनली अपफील होता है, देन उन रेवोल्यूशंस को दबा दिया जाता है, एंड काफ़ी लंबे समय के बाद में जो है नेशन स्टेट्स वहाँ पे बनती हैं। बट ब्रिटेन में जो है यहाँ पे नेशन स्टेट जो थी, इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहील और द रेवोल्यूशन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे जो है काफ़ी लंबा समय लगता है, ऐसा नहीं कि ओनली रेवोल्यूशन कुछ हुए यहाँ पे तो उसके बाद में जो है यूनिफाई हो गई कंट्री, एक नेशन स्टेट बन गई। बट ब्रिटेन जो है इसका यूनिफिकेशन जो है वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है, राइट। तो 18वीं सेंचुरी से पहले यहाँ पे कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, राइट। जो भी वहाँ पे एरियाज, जो भी स्टेट्स थी, उन्हें कंबाइंडली वहाँ पे ब्रिटिश नेशन नहीं बोला जाता था 18वीं सेंचुरी से पहले। तो यहाँ पे कई सारी आइडेंटिटीज़ के जो लोग थे, कई सारी रेसेस के जो लोग थे वो रहते थे, कई सारे एथनिक ग्रुप्स जो होते वो यहाँ पे रहते थे, लाइक इंग्लिश हो गए, वेल्श, स्कॉटिश हो गए, आयरिश हो गए, राइट। तो यहाँ से अलग अलग एथनिक ग्रुप्स जो है वो रहते थे। तो इन सभी एथनिक ग्रुप्स के जो है अपने ही कल्चर थे एंड उनके अपने ही पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। बट अगर हम बात करें कि सडनली जो है यहाँ पे एक इंग्लिश नेशन था, एक छोटा सा स्टेट था, छोटा सा एरिया था, वो जो है वेल्थ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस एंड पावर जो है वो बढ़ जाती है सडनली। ये एक छोटा सा ही एरिया था। अभी आज आप जितना बड़ा ब्रिटेन देखते हो इतना बड़ा नहीं था, ये छोटा सा एक एरिया था, वहाँ पे जस्ट इंग्लिश लोग ही रहते थे। तो धीरे धीरे जो है स्टेडली जो है ये वेल्थ एंड इम्पोर्टेंस एंड पावर में जो है ये ग्रो हो जाता है, एंड जल्दी ही जो है एक तरह से दूसरे जो नेशंस थे आइलैंड के ऊपर, ब्रिटेन के आइलैंड के ऊपर जो है, तो उनके ऊपर भी जो अपना प्रभाव डालना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी विच हैड सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, तो यहाँ पे 1688 की अगर हम बात करें इंग्लिश स्टेट में, राइट, तो वहाँ पे जो है जो मोनार्की थी वो ख़त्म हो गई थी 1688 में, एंड वहाँ पे क्या आ गया था, अब पार्लियामेंट जो है वो आ चुका था। इंग्लिश स्टेट की ही अगर हम यहाँ पे बात करें, पूरे ब्रिटेन की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। सो क्या था, इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट सेंटर केम टू द फोर्स्ट, राइट। तो यहीं से जो है स्टार्ट होता है कि एक नेशन स्टेट बनना, एंड इंग्लैंड जो है इसका मेन सेंटर बन जाता है, एंड जो है धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द कई और एरियाज को जो है ये अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1688 में जो है ये मोनार्की को वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, एंड इंग्लिश स्टेट में जो है अब पार्लियामेंट आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे 1707 की बात करें तो एक एक्ट होता है यूनियन का, दो स्टेट्स का यहाँ पे यूनियन होता है, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड का, राइट। यहाँ पे जो है इनके बीच में जो है ये यूनियन होता है, डेट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तब जाके जो है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का नाम जो है उसे दिया जाता है, जब इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड जो है दोनों ही यहाँ पे एक तरह से यूनियन उनकी हो जाती है,
ओके। सो मींट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द स्कॉटलैंड। तो इस यूनियन के बाद में जो है अब इंग्लैंड जो कि इंग्लिश स्टेट है वो जो है अपना प्रभाव अब स्कॉटलैंड के ऊपर भी डाल सकता था, क्योंकि इनके बीच में जो है एक संधि जो है वो हो चुकी है, इनका जो है यूनियन यहाँ पे हो चुका था, राइट। सो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी ऑब्वियसली इंग्लिश मेंबर से डोमिनेट करती थी, वहाँ पे इंग्लिश मेंबर्स ही थे, एंड जो स्कॉटलैंड के मेंबर हैं उन्हें वहाँ पे पार्लियामेंट में जगह नहीं मिल रही थी। सो द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, अब ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ यहाँ पे हो रही थी, जिसकी वजह से जो स्कॉटलैंड का अपना कल्चर था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो थे यहाँ पे स्कॉटलैंड के वो भी सिस्टमेटिकली उन्हें जो है दबा दिया गया था। टोटली इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में कर लिया था, उनका कल्चर हो गया, उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सभी को जो है सिस्टमेटिकली यहाँ पे सप्रेस कर दिया गया था। तो कई सारे जो कैथोलिक क्लैंस यहाँ पे रहते थे, जो कि स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहते थे, उन्हें भी जो है कई सारे जो है टेरिबल रिप्रेशंस का सामना करना पड़ता है, एंड जब कभी भी जो है वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है। तो इवन जो है वो अपनी लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते थे, जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, जो कि हाईलैंड्स के ऊपर मीन पहाड़ों वाले जो एरिया थे स्कॉटलैंड के, तो वहाँ पे जो है वो अपनी लैंग्वेज बोलना चाहते थे बट उन्हें नहीं बोला जाता था, ना ही वो अपनी नेशनल ड्रेस पहन सकते थे, एंड लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्रोन आउट ऑफ देयर होमलैंड, उनके घरों से जो है बाहर भी निकाल दिया जाता है। एंड ये तो होगी स्कॉटलैंड की बात। अब जो है इंग्लैंड आता है आयरलैंड की तरफ, उनके साथ भी जो है सिमिलर फेट होता है, एंड आयरलैंड जो है एक तरह से एक ऐसी कंट्री थी, यहाँ पे जो है डिवीज़न चल रहा था डिफरेंट ग्रुप्स में, राइट, डिवीज़न चल रहा था ऑलरेडी आयरलैंड में, कैथोलिक्स से एंड दूसरे थे यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स। तो इंग्लिश जो है वो आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उनकी हेल्प करते हैं सो डैट कि वो कैथोलिक कंट्री के ऊपर जो है टोटली अपनी डोमिनेंस को एक तरह से इस्टेब्लिश कर सके। एंड कैथोलिक जो है वो अब रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस, तो उनके रिवोल्ट्स को जो है सप्रेस कर दिया जाता है इंग्लैंड के द्वारा। एंड अब क्या था यहाँ पे कि वो जो आयरलैंड जो है उन्हें फोर्सिबली इंक्लूड किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, जब इनके रिवोल्ट को जो है सप्रेस कर दिया जाता है, रिवोल्ट इनके जो है फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद में जो है 1801 में अब आयरलैंड को भी जो है इंक्लूड कर लिया जाता है, किसमें, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। ओके, एक न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ द डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, तो एक नई ब्रिटिश नेशन जो है वो यहाँ पे बन जाती है, एंड उसमें जो है इंग्लिश कल्चर का ही डोमिनेशन होता है। तो नए ब्रिटेन के सिंबल्स क्या रहते हैं, ब्रिटिश फ्लैग यहाँ पे बनाया जाता है, नेशनल एंथम जो है वो अलग बनाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसे एक्टिवली प्रमोट किया जाता है, एंड जो ओल्डर नेशंस थे जैसे कि आयरलैंड स्कॉटलैंड हो गया, उन्हें जो है सब ऑर्डिनेट पार्टनर्स बनाया जाता है इस यूनियन का, राइट। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश नेशन को ही जो है या फिर इंग्लिश कल्चर को ही जो है ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है हर जगह पे, चाहे स्कॉटलैंड का एरिया हो चाहे वो आयरलैंड का एरिया हो। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे पोएट्स होते हैं या फिर जो स्टैचू यहाँ पे बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट का जो काम करते हैं, वो नेशन को किस तरह से दिखाते हैं, राइट, नेशन को किस तरह से दिखाते हैं, कौन से सिंबल्स का वो यहाँ पे यूज करते हैं नेशन को दिखाने के लिए। तो अगर हम एक रूलर को दिखाना है, उसे रिप्रेजेंट करना है, तो उसे हम पोर्ट्रेट या फिर स्टैचू के थ्रू दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे नेशन को किस तरह से फेस देना है, नेशन को किस तरह से दिखाना है। सो आर्टिस्ट जो थे 18 और 19 सेंचुरी में, उन्होंने कई सारे तरीके यहाँ पे ढूंढे थे नेशन को पर्सोनिफाई करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था कि कंट्री को जो है वो एक पर्सन के तौर पे आप जो है रिप्रेजेंट करना वो स्टार्ट कर देते हैं, राइट। नेशंस को जो है एक फीमेल फिगर के तौर पे यहाँ पे जो है पोर्ट्रे किया गया था, एंड फीमेल को जो है फीमेल फॉर्म जो है वो यहाँ पे चूज की गई थी नेशन को दिखाने के लिए। ओके, सो क्या था यहाँ पे, फीमेल फिगर जो है वो एक एलेगोरी बन जाती है नेशन की। एलेगोरी मीन यहाँ पे हम सिंबल बोल सकते हैं, मीन सिंबल ऑफ द नेशन। जो फीमेल फिगर होती हैं यहाँ पे, चाहे वो कोई भी नेशन हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे इटली का हो, चाहे यहाँ पे इंग्लैंड का हो, तो नेशन को दिखाने के लिए एक फीमेल फिगर ही यहाँ पे दिखाई गई थी, राइट। तो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा है, तो वहाँ पे भी जो है फीमेल सिंबल ही यूज किया गया था, लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक जैसे आइडियाज को भी दिखाने के लिए, उन्हें सिंबलाइज करने के लिए फीमेल फिगर का ही यहाँ पे यूज किया गया था। सो एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट जो थे यहाँ पे लिबर्टी के,
राइट, वो कौन कौन से थे, रेड कैप थी उनकी, क्या क्या फीचर्स रहते हैं लिबर्टी के, रेड कैप हो गया, ब्रोकन चेन हो गया, एंड जस्टिस जो हो गया, जस्टिस को किस तरह से दिखाते थे, एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो है वो उसके थ्रू जो है जस्टिस को वो दिखाते थे। तो इस तरह से जो है सिंबल्स यहाँ पे यूज किए गए थे हर एक चीज को दिखाने के लिए, एंड जस्टिस को दिखाने के लिए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन का यहाँ पे यूज किया गया था। ओके, सो सिमिलर फीमेल एलेगोरीज, एलेगोरीज का मतलब है सिंबल, राइट, इसका सिनोनिम क्या है, सिंबल होता है। तो फीमेल सिंबल जो है दे वर इन्वेंटेड, उन्हें जो है इन्वेंट किया गया था, हर कंट्री के लिए अलग अलग फीमेल सिंबल बनाए गए थे 19th सेंचुरी में। फ्रांस के लिए यहाँ पे थे क्रिश्चियन मेरियाइन, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, राइट, जिस विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ द पीपल नेशन, एंड इसके जो करैक्टरिस्टिक्स थे क्रिश्चियन मेरियाइन के फ्रांस के लिए, वो कहाँ से लिए गए थे, लिबर्टी एंड रिपब्लिक से लिए गए थे, जैसे कि रेड कैप पहनाई गई थी इस वुमेन को, ट्राई कलर था एंड कॉकेट था, राइट। तो ये उसके फीचर रहते हैं वुमेन के, जो वुमेन फिगर यहाँ पे फ्रांस के लिए बनाई गई थी उसके फीचर ये रहते हैं, रेड कैप, ट्राई कलर का एक जो हम फ्लैग बोल सकते हैं, देन कॉकेट हो गया। ओके, तो कई सारे पब्लिक स्क्वेयर्स में जो है इस स्टैचूज को, मैरियन के स्टैचूज को बनाया गया था, सो डैट कि लोग जो है वो नेशनल सिंबल के तौर पे जो है इसे याद रखें एज द नेशनल सिंबल ऑफ अ यूनिटी, राइट। एंड कॉइन्स एंड स्टैम्प्स के ऊपर भी जो है उनकी इमेजेस बनाई गई थी। सिमिलरली जो है जर्मन नेशन के लिए जो है जो फीमेल फिगर ली गई थी वो थी जर्मेनिया, राइट, वो उनकी एलोगरी बन जाती हैं, एंड जो ओक लीव्स होती हैं, राइट, उसका क्राउन जो है उसे पहनाया गया था, एंड क्योंकि जो जर्मन ओक है उसका मतलब होता है हीरोइज्म, डेट इज वाई जो है उन्होंने ओक लीव्स को चूज किया था उनका क्राउन बनाने के लिए, वुमेन सिंबल का क्राउन बनाने के लिए। तो कौन सा था वो, जर्मेनिया था यहाँ पे, राइट, जर्मेनिया जो कि वुमेन थी उनका जो है सिंबल यहाँ पे इन्होंने लिया था नेशन को एक तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। सो विल कंटिन्यू विद द न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।